हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एक स्कूल का पेपर डिस्कशन करेंगे जो मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा है। 80 मार्क्स का उनका पेपर था और ये मेरे स्टूडेंट की ही हैंड राइटिंग है। टाइपिंग के लिए टाइम नहीं मिला इसलिए यहीं से कर लेते हैं। उसका पूरा पेपर जो होगा उनका पूरा हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह से लिखा जाता था। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले क्वेश्चन है, पार्ट ए में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 16 तक क्वेश्चन जो 1 मार्क्स के हैं। ठीक है, 1 से लेके 16 तक क्वेश्चन है जो सारे के सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या दिया हुआ है कि उसमें इंस्ट्रक्शन ये है, राइट वेदर ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट क्या है, 17/8 इज हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो क्या 17/8 है, क्या वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है? तो टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए क्या होना चाहिए कंडीशन, नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में या तो सिर्फ 2 होना चाहिए या तो सिर्फ 5 के फैक्टर होने चाहिए या तो 2 और 5 दोनों हो चाहिए, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 8 है। ठीक है, तो हम 17/8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, यानी 2 का क्यूब। तो अगर उसी नंबर से मैं 5 मल्टीप्लाई कर दूं मीन्स 5 के क्यूब के साथ, वही मुझे ऊपर करना पड़ेगा। तो देखो ये टर्मिनेटिंग में आ जाएगा यहीं से। तो 2 का क्यूब और 5 का क्यूब विच मीन्स क्या हो जाएगा, 10 का क्यूब हो जाएगा। और 17 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो अगर इसे मल्टीप्लाई करोगे 17 इंटू 125, नीचे 1000 और ये 125 इंटू 17 करो आप, तो 17 5 ज़ा 85, 17 2 ज़ा 34, 34 और 8 42, 4 71 ज़ा 17 and 4 2125, which means you got 2125 divided by 1000 which means 2125, 2.125। तो वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग है। पॉइंट में आ जाता है तो वो टर्मिनेटिंग है, अगर पॉइंट में नहीं आता है कंटिन्यूस रहता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो ये ट्रू होगा। सेकंड देखो, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये तो टेक्स्ट बुक का ही स्टेटमेंट है, आपको आई थिंक ये पेज नंबर 95 पेज पे मिल जाएगा। ये भी स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है। वो नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, देर आर 5 एस कार्ड्स आउट ऑफ 52 कार्ड्स। ओके, 5 एस यानी कि जो इक्का होता है वो तो 4 ही होते हैं, वो 5 नहीं होते। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। Fourth, if n is the n is the odd, then the median is n plus 1 by 2th term। ये th मीन्स टर्म है और ऑब्जर्वेशन में होगा। अब इस क्वेश्चन को ना हम कुछ अच्छे से समझते, देखो हम इसको ये ले लेते हैं 5 6 7 8 9। अब थोड़ा 6 7 स्टैंडर्ड में चले जाओ, उसमें मीडियन हम क्या, अगर कंजिक्यूटिव टर्म्स है तो उसमें मीडियम ऑलवेज बीच वाला होता था, जो दो इस तरफ दो इस तरफ, तो मीडियन यही होता था। तो इसी को चेक कर लेते हैं, n इज इक्वल टू क्या है, टोटल कितने नंबर है, 5 नंबर है। ठीक है, तो इसका मीडियन निकाल देते इस फॉर्मूले से, क्या 7 आंसर आ जाता है, देख लेते। तो n प्लस 1 बाय 2 टर्म यानी कि 5 प्लस 1 बाय 2 यानी कि 6 बाय 2 विच मीन्स थर्ड टर्म होगी इसका आंसर। तो देखो 1 2 एंड थर्ड, यानी कि हमारा आंसर सही आ रहा है। तो बेटा ये फॉर्मूला सही है। ठीक है, अब मैं आपको इसके साथ साथ मैं एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला भी बता देता हूँ, जस्ट मैं इसे इरेज कर देता हूँ कि जब भी n ऑड होता है तो n प्लस 1 बाय 2 टर्म आता है। ठीक है, वो उसका क्या हो जाता है, मीडियन हो जाता है। बट अगर इवन हो तो क्या होता है, तो देख लो कि इफ n इज अ ऑड देन like 1 3 5 7 then median is n plus 1 by 2 term, but n is even then answer is n by 2 plus 1 term। इन दोनों में डिफरेंस है, ये ध्यान रखना। ठीक है, जब इवन होता है तो ये इस तरह से हो जाता है। ओके, अब आगे इंस्ट्रक्शन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि FI भी आ चुकी है, उसमें 4 MCQs दिए हुए। इफ जीरो ऑफ पोलिनोमियल आर 1 by 3 एंड -2 देन द सम ऑफ दिस जीरोस, यानी इन दोनों का हमें सिर्फ एडिशन करना है। तो 1 by 3 प्लस -2 विच मीन्स 1 by 3 -2। तो बेटा LCM 1 ले लो, सॉरी नीचे 1 और 3 LCM हो जाएगा, विच मीन्स नीचे 3 1 - 6 विच मीन्स -5/6। तो यहाँ पे आंसर होगा -3 -5/3 होगा। ओके, नीचे 3 है, मैंने गलती से 6 लिख दिया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, -5/3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, a is equal to 6 2, b is equal to 4 4 and then coordinate of a midpoint is। तो मिड पॉइंट बेटा आसान होता है, ये जो x1 x2 होते हैं उन दोनों का प्लस करो, 6 + 4 10, 10 डिवाइडेड 2 5। तो देखो x एक्सिस में 5 किसके ऑप्शन में,
तो 5/1 ही में, तो दूसरा देखने की भी जरूरत नहीं, यही हमारा आंसर है 5n। तो चेक कर सकते हो 4+2 6/2 डिवाइडेड इज इक्वल टू 3। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स ऑफ 0 0 1 0 0 1 इज। देखो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, कोई भी फिगर में एडिशन ऑफ ऑल साइड। यहाँ पे ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में सारे जो साइड्स होते हैं उनका एडिशन क्या होगा। तो चलो मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे एक ट्राइंगल ले लेता हूँ ए बी और सी। उसमें ए को 0 0 नाम दे देता हूँ, बी को मैं 1 0 नाम ले लेता हूँ और सी को मैं 0 1 ले लेता हूँ। अब मुझे क्या चाहिए, अगर पेरीमीटर पूछा है तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए चाहिए। तो ए बी निकालो सबसे पहले। तो ए बी क्या होता है, ए बी का डिस्टेंस आप निकालोगे तो कुछ इस तरह से निकलेगा, ए बी इज इक्वल टू √1 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 स्क्वायर, विच मीन्स 1 आंसर आएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 वगैरह हो जाएगा। तो ये 1 प्लस बी सी क्या मिलेगा, तो बी सी का निकालो। तो बी सी का देखो, तो बी सी का यहाँ पे क्या होगा, 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, नीचे 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा √2। तो बेटा बी सी कितना आया √2। अब सी देखो 0 1 और 0 0, ये तो यही हो गया बी जैसा, यानी कि ये भी 1 आएगा। तो 1 प्लस 1 क्या होगा 2 प्लस √2, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा 2 प्लस √2 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इफ P ऑफ E इज इक्वल टू 0.25 देन P ऑफ नॉट E। तो ये यही फॉर्मूला है, P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार इज इक्वल टू 1। ओके, तो 1 में से माइनस कर दो तो 0.25 बचेंगे, तो आपका आंसर यहाँ पे डी होगा। उसके बाद इंस्ट्रक्शन अगेन है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द स्टेटमेंट करेक्ट। ओके, FIB हमें फिल करनी है। व्हेन द ग्राफ ऑफ टू इक्वेशन ऑफ अ सिस्टम आर इंटरसेक्टिंग लाइन द सिस्टम इज सेड टू हैव अ ब्लैंक सॉल्यूशन। अगर दो लाइन्स है, अगर वो इंटरसेक्ट करती है तो उनका सॉल्यूशन ऑलवेज 1 होता है। ठीक है, कितना सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन जो 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 10, अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। तो 1 डिग्री होती है उसे लीनियर कहते हैं, 2 को क्वाड्रेटिक कहते हैं, 3 को क्यूबिक कहते हैं। ठीक है, तो 1 आएगा यहाँ पे आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। तो उसका आंसर क्या होगा 0 होगा, पॉसिबल का 1 और ये 0। ठीक है, तो यहां तक 11 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 12, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 1 1 फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि एक P ऑफ 1 1 ले लो, ओरिजिन वाला A ले लो 0 0। ठीक है, तो पी ए निकालना है हमें, तो निकाल देते हैं। 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर, विच मीन्स 1 प्लस 1 वी गॉट √2। तो हमारा आंसर क्या आएगा √2 यहाँ पे आएगा। ओरिजिन से कितना डिस्टेंस होगा, √2 डिस्टेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें इंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से है, आंसर द क्वेश्चन इन वन स्टेटमेंट, वन सेंटेंस। ओके, एक ही सेंटेंस में आंसर देना है। व्हाट इज कॉल्ड द डिफरेंस ऑफ एपी। ठीक है, डिफरेंस ऑफ एपी को क्या कहा जाता है। तो ये टेक्स्ट बुक से ही लिए गए हैं सारे जो इसके आंसर होंगे, तो वो मैं आपको उसी के पेज नंबर के हिसाब से बता दूंगा। ठीक है, पर आंसर तो मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे कि उसका आंसर किस तरह से आता है कि सक्सेसिव टर्म्स आर ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, successive terms are obtained by adding a fixed number। ओके, यही है जो इंपॉर्टेंट है, वो यही फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म, ओके। दिस फिक्स नंबर, उसके बाद में स्टेटमेंट लिखना है आपको कि द फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड द डिफरेंस ऑफ एन एपी। ओके, ये पेज नंबर आपको 95 पेज पे मिल जाएगा, डेफिनेशन दी हुई है उसकी कि सक्सेसिव टर्म्स आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म्स, दिस फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। ओके, यहाँ पे लिखना है आपको दिस डिफरेंस इज कॉल्ड दिस फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड द डिफरेंस ऑफ एपी। 14 देखो क्या है, व्हाट इज द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, ध्यान से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पूछा है, लेमा नहीं पूछा है। तो 14 क्वेश्चन में क्या होगा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो ये आपको पेज नंबर 4 पे मिल जाएगा, मैं पहले ही बता दूं, ये पेज नंबर 4 पे है आपको। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज अ टेक्निक टू कंप्यूट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। देखो, यूक्लिड्स डिवीजन algorithm, Euclid division algorithm is a technique to compute the
HCF, अब फुल फॉर्म लिखिएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है। 15, डिफाइन अ मॉडल क्लास। ओके, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, फिर लिखता हूँ उसका कि मॉडल क्लास डिफाइन करो, यहाँ पे पूछा गया है, तो मॉडल क्लास कैसे डिफाइन करते हैं। तो देखो, ये आपको मिल जाएगा, अगर आप देखोगे बुक में अच्छे 273 पेज पे मिल जाएगा आपको ये, ठीक है। इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, अ क्लास विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द मॉडल क्लास। अ क्लास with maximum frequency is called the model class. The model class. Okay, question number 16, between which two values probability lies. Okay, तो 0 and 1. Okay, easy question है ये तो, ठीक है। इसको स्टेटमेंट में आप वही पे लिख दोगे कि between 0 and 1 two values of probability lies. ओके, तो ये अप टू 16 क्वेश्चन थे, ठीक है, वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे। अब जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो पार्ट बी है, जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, गिवन दैट HCF ऑफ 306657 इज इक्वल टू 9, फाइंड द LCM ऑफ 306657। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 17 से लेके 26 तक। तो देखो, HCF आपको दिया हुआ है, LCM आपको फाइंड करना है। तो इसका ये रूल है, हमारा फॉर्मूला है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर is equal to HCF of 306657 into LCM of 306 and 657। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या होगा, 306 इंटू 657 इज इक्वल टू, HCF हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 9 एंड LCM हम फाइंड कर रहे हैं 657, विच मीन्स वी गॉट 306 इंटू 657, नीचे डिवाइड में 9 जाएगा, तो ये LCM हो जाएगा, LCM ऑफ 306657। अब ये 3 की डिविजिबिलिटी से वेरीफाई होता है, 9 3 ज़ा 27, 4 34 इंटू 657 होगा, तो 34 इंटू 657, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको इंटू 34, 7 4 ज़ा 28, 4 5 ज़ा 20 22, 6 4 ज़ा 24 और 2 6 0, 7 3 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15 और 2 17, 3 6 ज़ा 18 और 19, तो 8 3 13 12 2 2 3 3 8, okay, 2 2 3 3 8, which is LCM of 306 and 657। okay, तो ये 17 क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, प्रूव दैट रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर। अब ये जो फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन है जिसमें इरेशनल प्रूव करना होता है, उसमें जो हम अब सपोज ही उल्टा कर लेते हैं, अज्यूम ही उल्टा कर लेते हैं कि सब अज्यूम दैट, हम स्टार्टिंग ही यही से करते हैं कि अज्यूम दैट रूट 3 इज अ रेशनल, रूट 3 इज अ रेशनल। अब जब भी रेशनल आता है तो उसकी डेफिनेशन लग जाती है कि रेशनल होता है तो वो p/q के फॉर्म में होता है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। और p और q के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो p और q दोनों ही को प्राइम होते हैं, को प्राइम मतलब वन ही कॉमन फैक्टर होता है उनका, वेयर p एंड q आर को प्राइम। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा, तो ये इसे मल्टीप्लाई करो, रूट 3 इंटू क्यू इज इक्वल टू, मैंने जस्ट रीराइट किया, क्यू को मल्टीप्लाई किया। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर और सामने पी का स्क्वायर पी स्क्वायर। अब हम इसे ऐसे लिख लेंगे कुछ, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, इसे डिवाइड में ले लेंगे 3 को, ठीक है, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 3। इसका मतलब क्या होता है, 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर। अब 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर होता है, इसका मतलब यही होता है कि 3 डिवाइड ऑल्सो पी। ओके, तो इसे हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, 3 डिवाइड पी स्क्वायर को कर सकता है तो 3 डिवाइड ऑल्सो पी। अब हम क्या करते हैं कि ये जो दिया हुआ है ना सीक्वेंस, उसे ही हम दूसरा एक अज्यूम कर लेते हैं कि p/3 इज इक्वल टू सपोज a। ओके, p/3 सपोज इज इक्वल टू a, विच मीन्स मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे देखो, तो मैं यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ कि p इज इक्वल टू 3a। सपोज p इज इक्वल टू व्हाट,
3a। ओके, तो p इज इक्वल टू 3a मैंने सपोज किया। अब मैं अगेन वही करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9a स्क्वायर हो जाएगा। बट वी नो दैट p की वैल्यू तो हमने क्या ली हुई है यहाँ पे, ठीक है, p की वैल्यू हमने क्या ली हुई है यहाँ पे, p इज इक्वल टू √3q। तो बस मैं इसको यहीं पुट कर देता हूँ, √3q का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, 9a स्क्वायर। तो देखो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, और ये q का स्क्वायर वही 9a स्क्वायर। तो अब देखो q स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 3 और 3 कट हो जाएंगे, विच मीन्स 3a स्क्वायर। तो अब हम इसे यहाँ से कैसे लिख सकते हैं कि q को नीचे ले आओ, सॉरी 3 को नीचे ले आओ इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो इसका मतलब तो यही होता है कि q स्क्वायर, सॉरी 3 डिवाइड्स q स्क्वायर, 3 डिवाइड्स q स्क्वायर, विच मीन्स ऑल्सो 3 डिवाइड q। ओके, तो देखो 3 डिवाइड p भी आया और 3 डिवाइड q भी आया, ठीक है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से हम ये लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 उससे हम ये लिख सकते हैं कि 3 डिवाइड्स बोथ p एंड q, 3 डिवाइड्स बोथ p एंड q। तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है, जो हमने सपोज किया वो गलत है, क्योंकि p एंड q तो को प्राइम है, उनका तो कॉमन फैक्टर 1 ही होना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। सो √3, हैंस √3 इज एन इरेशनल, √3 इज एन इरेशनल होगा, जो हमने सपोज किया था वो गलत था। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच ऑफ द गिवन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट 0, √2 एंड 1/3। ओके, एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है ये कि एक पॉलिनोमियल इक्वेशन फाइंड करना है यहाँ पे। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता क्या है पॉलिनोमियल का, p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। अब हमें दिया क्या गया है वो देखो, तो सम ऑफ द जीरो दिया हुआ है, तो मैं उसे लिख लेता हूं, सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू कितना दिया है हमें, √2 दिया है। अब सम ऑफ जीरोस का आप फॉर्मूला जानते हो, -b/a होता है, √2 के नीचे कुछ भी नहीं है मतलब 1। अब मुझे b और a चाहिए, तो मैं नेगेटिव साइन में उस तरफ भेज देता हूँ। तो कंपेयर करो, तो a इज इक्वल टू 1 मिलेगा और b इज इक्वल टू नेगेटिव √2 मिलेगा। अब सेम चीज हम किसके साथ करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो के साथ करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, c/a इज इक्वल टू 1/3। a की वैल्यू हम लेके आए यहाँ से, कितनी है 1, पुट करो वहां पे, तो c की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी 1/3। तो a b c तीनों मिल गए, अब हम इसमें पुट कर देते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो हमें हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। तो p ऑफ x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1 है, b कितना है -√2x एंड c कितना है 1/3। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। अगर इसे आगे और लिखना है तो लिख सकते हो, ये √3 है वो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, सॉरी ओनली 3 है, जो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, ये 3 को मैंने सिर्फ सबसे मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, जो डिवाइड में था वही। तो हमारा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ओके, तो ये 19 था। अब इसी स्लाइड में मैं 20 वाला क्वेश्चन कर देता हूँ, ठीक है, वो भी पॉलिनोमियल का है। डिवाइड द पॉलिनोमियल x⁴ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, ये लॉन्ग डिवीजन है जो कि अभी करंटली सिलेबस से डिलीट हो चुका है गुजरात गवर्नमेंट में से। तो देखो, अब x⁴ है, जब भी डिवीजन में आता है तो वो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना जरूरी होता है इसको, पावर को। तो देखो मैं यहाँ पे स्टार्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, तो उसे हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। x⁴ दिया हुआ, पर क्या क्यूब दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, तो आप क्या लिखोगे 0x³, ये कंपलसरी है लिखना। उसके बाद x स्क्वायर है, हाँ है, x स्क्वायर का स्टेप है, उसके बाद x का है, तो वो बाकी सारे स्टेप सही है। अब यही चीज के ऊपर लागू होती है, यहाँ पे 2 पावर है हाईएस्ट, वो लिखो। अब सिर्फ x1 वाला पावर है तो यहाँ पे है, तो उसे आगे लिखो -x प्लस 1। अब इसको डिवाइड करो, तो इसका रूल क्या होता है कि फर्स्ट टर्म से डिवाइड होता है, ये रफ में करना होता है आपको। x⁴ x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, तो उसी x स्क्वायर से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो वही x स्क्वायर को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर x⁴, x स्क्वायर इंटू x माइनस x³ हो जाएगा, एंड x स्क्वायर इंटू 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, तो साइन चेंज करो, ये 0 हो जाएगा, प्लस x³ हो जाएगा, -3x² माइनस x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा -4x²। एक स्टेप नीचे उतार लो, प्लस 4x।
ओके अब अगेन वही प्रोसेस, एक्स क्यूब को अगेन एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, फर्स्ट टर्म से हम डिवाइड करते हैं तो क्या बचता है मेरे पास, एक्स बचता है। तो वही एक्स को हम प्लस है तो प्लस रखेंगे, प्लस एक्स को एक्स स्क्वायर के साथ करो एक्स क्यूब, प्लस एक्स को अगेन माइनस एक्स के साथ माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स को 1 के साथ प्लस एक्स। तो प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, या माइनस हो जाएगा 0, माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4x माइनस एक्स तो क्या हो जाएगा प्लस 3x, एंड प्लस 5 हम नीचे उतारेंगे। वही प्रोसेस अब रिपीट करते हैं, इसका फर्स्ट टर्म और डिवाइडेड एक्स स्क्वायर, तो माइनस 3x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल, वी गॉट -3, तो बेटा -3 हम ऊपर रख देंगे, तो माइनस 3x स्क्वायर, अब 3 के साथ वो मल्टीप्लाई करेंगे वापस वही माइनस माइनस प्लस 3x, देन वी गेट -3, तो ये 0 हो जाएंगे ये दोनों, बट ये 5 + 3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो बेटा ये आपका रिमाइंडर होगा, ये आपका ऊपर वाला जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 आया वो आपका क्या हो जाएगा, कोशेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से यूज करना है, तो 3x + 4y = 10, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो। सेकंड इक्वेशन है 2x - 2y = 2। तो देखो इसको और इजी भी किया जा सकता है, सब में 2 कॉमन है तो निकाल दो उसको, ये 2 कॉमन निकलेगा सब में, कट हो जाएगा, तो x - y = 1, इसे इक्वेशन 2 नाम दे दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 वी कैन से दैट x = 1 + y, ठीक है, y को सिर्फ उस तरफ भेज दिया हमने, और इसे x = 1 + y को पुट इन इक्वेशन 1, तो 3x + 4y = 10 जो दिया हुआ है उसमें हम लिख लेते हैं 3 × x की जगह पे 1 + y, 4y = 10, तो 3 × 1 क्या हो जाएगा 3, 3 × y क्या हो जाएगा 3y, + 4y = 10, 3y + 4y is 7y, प्लस 3 उस तरफ जाएगा तो 10 - 3 विच मीन्स 7y = 7, मीन्स y = 1 हो जाएगा, क्योंकि ये 7 डिवाइड में जाएगा, 7/7 1 हो जाएगा, तो y = 1 हुआ तो x = क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते तो उसको वेरीफाई भी किया करो, यहाँ पे रख के देख लो, x की जगह पे 3 2 = 6, 6 और 4 1 = 4, 6 + 4 10 आता है, तो आपका आंसर सही है। इस तरह से फटाफट से आप वेरीफाई कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, ठीक है, तो देखो अच्छे से क्वेश्चन नंबर 22, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k विल फॉलोइंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस के लिए ये जो k फाइंड करने वाले क्वेश्चंस है, आपको कंडीशन अच्छे से आनी चाहिए कि इन्फिनिट वैल्यू की कंडीशंस क्या होती थी, ठीक है। तो सबसे पहले हम वो कंडीशन याद होनी चाहिए, अदरवाइज तो फिर वो क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। उसकी इन्फिनिट वैल्यू की कंडीशन क्या थी, a1/a2 b1/b2 = c1/c2, ये कंडीशन थी उसकी। तो हमें इन सब में से क्या निकालना है, ये इसे इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं, kx + 3y माइनस ब्रैकेट में k - 3 एंड kx + ky - k, ओके, ये 12 है, सॉरी k नहीं है, तो इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो जो इक्वेशन 1 में से जो वैल्यू मिलेगी उनको a1 b1 c1 बोल देंगे, और इक्वेशन 2 में से जो वैल्यू मिलेगी उनको a2 b2 c2 मिल देंगे। तो देखो a1 क्या हो जाएगा k हो जाएगा, b1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और c1 क्या हो जाएगा -k - 3, ओके, पूरे साइन के साथ लिखना है इसे। फिर a2 = क्या हो जाएगा 12, b2 = क्या हो जाएगा k, एंड c2 = क्या हो जाएगा -k। अब इसको इसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो a1 क्या है k/12, ये 3/k -k - 3/-k, उसी इक्वेशन में पुट किया, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल कर दो। तो बस अब इसको कंपेयर कर लेते हैं हम अच्छे से। तो हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक साइड पे k/12 एंड 3/k, एंड दूसरी तरफ हमें क्या मिलेगा, जो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 3/k = k - 3/k, ओके। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, k² क्या हो जाएगा 36, 12 3 = 36 हो जाएगा। अब जब भी स्क्वायर होता है तो 2 उसकी वैल्यू मिलती है, जितना पावर होता है पोलिनोमियल में उसके उतने सॉल्यूशन होते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, k = 36 किसका स्क्वायर है 6 का, तो +or -6 आएगा ये वैल्यू। तो k की वैल्यू कितनी आई 6 एंड -6। अभी देखते हैं दोनों में से एक ही वैल्यू बचेगी, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3k हो जाएगा
इज इक्वल टू के इंटू के माइनस 3 हो जाएगा। तो 3k इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 3k हो जाएगा। चलो सभी नंबर को एक तरफ ले जाते हैं, के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 3k उस तरफ जाएगा तो माइनस 3k इज इक्वल टू 0। मैंने सिर्फ रिवर्स करके लिखा हुआ है। के स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, माइनस 6k हो जाएगा। तो दोनों में से k बाहर निकलेगा तो k माइनस 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब k की वैल्यू 0 भी हो सकती है या तो k इज इक्वल टू 6 भी हो सकता है। ये माइनस 6 उस तरफ जाएगा तो प्लस 6 भी हो सकता है। ठीक है, इसके दो यहाँ से ये k 0 हो सकता है या तो एक स्टेप ज़्यादा लिख देता हूँ, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 विच मीन्स k इज इक्वल टू 6 ऑल्सो। तो यानी k की वैल्यू 0 हो सकती है या तो k इज इक्वल टू 6 हो सकती है। तो पुट करके देख लेते हैं कौन सी वैल्यू आती है सब में। तो देखो k इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो मुझे a1 मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो वो तो है ही नहीं। फिर k इज इक्वल टू माइनस 6 रख के करोगे ना तो ये कंडीशन वेरीफाई नहीं होती। तो सिर्फ k इज इक्वल टू कौन सी वैल्यू रखना है सेटिस्फाई, आपको दिखाना नहीं होता, सिर्फ आपको डायरेक्टली लिख देना होता है। तो k इज इक्वल टू 6 की वैल्यू है जो वेरीफाई करती है। तो आपको यहाँ पे लिख देना है डायरेक्टली k इज इक्वल टू 6 सेटिस्फाई द बोथ इक्वेशन, सेटिस्फाई दी बोथ इक्वेशन। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 22 था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस -1 3 7 11 अप टू इज 95। ठीक है, तो कौन सी टर्म होगी जो 95 होगी। तो जो जो चीजें हमें दिखती है वो लिख लो पहले। फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास, -1। डिफरेंस क्या है मेरे पास, तो 3 माइनस माइनस 1 होगा, a2 माइनस a1 होता है। तो 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4, ये डिफरेंस है। ये a इज इक्वल टू -1 है। ओके, an हमें दे दिया है, लास्ट टर्म हमें दे दिया है जिसे an 95 कहते हैं। अब कि कौन सी टर्म होगी तो n हमें फाइंड करना है। तो रख दो सारी वैल्यू। हमें पता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। an क्या दिया 95, a हमारे पास कितना है -1, n हमें नहीं पता है वो तो हम फाइंड कर रहे हैं, और d कितना है 4। तो 95 माइनस 1 इस तरफ आएगा तो बेटा प्लस 1 हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 4। 95 प्लस 1 क्या हो जाएगा 96, n माइनस 1 इंटू 4। 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, विच मीन्स वी कैन से दैट 24 फोर्जा होता है 96। तो माइनस 1 इस तरफ आएगा तो प्लस 1, देन n वी गॉट 25, n इज इक्वल टू 25। तो कौन सी टर्म होगी जो यहाँ पे 95 होगी, तो वो 25 होगी। ये इसका आंसर है। 23 भी इजी है पर वो और में है तो मैं सिर्फ बता देता हूँ करना क्या है, मैं सॉल्व नहीं करता हूँ इसे। तो a इज इक्वल टू 8 है, डिफरेंस इसका -5 मिलेगा, और 22 टर्म फाइंड करने हैं तो S22 आपको फाइंड करना है। वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 डी। 24 क्वेश्चन, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 -2 -11 आर कोलिनियर। अब देखो कोलिनियर में आपको ये चेक करना होता है, कोलिनियर का मतलब क्या होता है। कोलिनियर का मतलब एक होता है कि तीनों ही पॉइंट्स जो होते हैं वो एक लाइन में होते हैं। ठीक है, मोर देन 2 पॉइंट्स आर विथ 1 लाइन, उसे कोलिनियर कहा जाता है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इन तीनों पॉइंट्स को, एक को a नाम दे दो, एक को b नाम दे दो, एक को c नाम दे दो। तो यहाँ पे क्या होता है 1 5, ये 2 3 और ये -2 -11। कोलिनियर में हम चेक क्या करते हैं कि AB प्लस BC इज इक्वल टू AC होना चाहिए। अगर ये होता है तो वो कोलिनियर होता है, नहीं होता है तो वो कोलिनियर नहीं होता है। ठीक है, तो हम निकाल देते हैं उसको। तो हम पहले AB निकालते हैं, तो AB यहाँ पे निकालो। AB इज इक्वल टू क्या होगा, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अगर आप स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हो तो ये साइन आपको नहीं दिखेगी, अंडर रूट की फॉर्मूला एक ही है। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर विच मीन्स 1 प्लस 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है तो √5। तो AB क्या मिलेगा आपको √5 मिलेगा। उसके बाद आप BC निकाल दो, तो BC आपको क्या मिलता है देख लो, -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर, ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो -4 का होल स्क्वायर प्लस -14 का होल स्क्वायर, तो 16 हो जाएगा। 14 का -14 का 196 हो जाएगा, विच मीन्स वी गॉट 212। ओके, अंडर रूट 212। तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, BC मिल जाएगा। अब AC निकाल देते हैं, तो AC इज इक्वल टू क्या होगा, AC -2 -1 होल स्क्वायर प्लस -11 -5 होल स्क्वायर। ठीक है, तो -3 का होल स्क्वायर प्लस -16 का होल स्क्वायर
-3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा, 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा, देन वी गेट 256 प्लस 9 विच मीन्स 265। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि ए सी इज नॉट इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। मीन्स हम कर सकते हैं कि ये कोलिनियर नहीं है। इफ द बोला था इसलिए दे आर नॉट कोलिनियर। ओके, तो ये कोलिनियर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं इसी में। इफ Q01 is a equidistance from P and R point, then the find the value of x। इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है सेम डिस्टेंस पे होना। अब ये यहाँ पे मैं लाइन पे ले रहा हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है, वो कहीं और भी हो सकता है। तो इसे मिड पॉइंट मत मान लेना, वरना आंसर नहीं मिलेगा आपको। 5 - 3 R क्या है यहाँ पे x6। जब भी इक्विडिस्टेंस होता है तो बस इतना ही करना होता है, PQ इज इक्वल टू QR, जो यहाँ बीच में होता है पॉइंट, या ये यहीं बाहर भी हो सकता है वो। तो PQ क्या होगा, तो PQ इज इक्वल टू हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस, मैं दूसरी लाइन में लिख देता हूँ, 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस -3 का होल स्क्वायर, ठीक है, x2 - x1 स्क्वायर, एंड QR क्या होगा x - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। तो 0 - 5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है, मैं -5 का स्क्वायर, 1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 3 कितना 4, 4 + 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, x - x स्क्वायर हो जाएगा, और 6 - y 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 + 16 कितना हो जाएंगे, आई थिंक 41 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा यहाँ पे, √41 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा x² + 5। अब बोथ साइड हम स्क्वायर करेंगे तो दोनों के √ हट जाएंगे, तो 41 इज इक्वल टू x² + 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, दोनों साइड स्क्वायर किया तो ये स्क्वायर रूट निकल जाएंगे। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 41 - 25 इज इक्वल टू x²। तो x की वैल्यू 41 - 25 कितने होंगे 16, तो 16 किसका स्क्वायर है 4 का, बट यहाँ पे 2 पावर है इसलिए आपका आंसर होगा +or -4। ओके, तो x इज इक्वल टू एक +4 हो सकता है, एक -4 भी हो सकता है। अब जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है ना उसमें +4 आंसर है, क्योंकि वहां पे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है साथ में, कि उसके बाद ये चेक करना होता है, 4 को लेके करना होता है, -4 को लेके करना पड़ता है। दोनों आंसर का कैलकुलेशन है टेक्स्ट बुक में, जो क्वेश्चन है उसका सिर्फ ये आधा पोर्शन पूछा गया है आपको, तो इसमें आंसर दोनों होंगे, प्लस और -4 होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 25 था। और 25 में और भी है, a इज इक्वल टू 61, b इज इक्वल टू 82, c इज इक्वल टू 94 एंड d इज इक्वल टू p3 विच आर द पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो आपको ये मैं बता देता हूँ सिर्फ रफली अंदाजे से कि कैसे होगा। अगर ये पैरेललोग्राम है a b c और d, तो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं ना वो बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं, जो मिड पॉइंट होता है उनका। तो ए बी की मदद से आपको 6 + 1 8, सॉरी 6 + 8 कितना होगा 14/2, यानी कि ये 7 मिल जाएगा। ओके, 14/2 7, और 2 + 1 3/2, ठीक है। ओ, मैंने उल्टा बता दिया, एक ही मिनट। a 61 है, यहाँ पे b 82 है, सॉरी फॉर दैट, एंड c इज इक्वल टू 94 है, एंड d है आपके लिए p3। तो बेटा आप ac का मिड पॉइंट निकालोगे ना, 9 + 6 15/2 एंड 4 + 1 5/2, 15/2 5/2, तो मुझे o का मिड पॉइंट मिल जाएगा। अगर o का मिड पॉइंट मिल गया तो उसके ऊपर से ये bd का भी मिड पॉइंट होगा सेम, तो आपको उसके ऊपर से p की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये और में क्वेश्चंस है, आप देख लोगे तो वो हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये 25 था। ओके, अब 26 है, तो 26 क्वेश्चन में देखो किस तरह से होगा। फाइंड मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन बाय डायरेक्ट मेथड। मीन हमें फाइंड करना है, वो भी डायरेक्ट मेथड से। तो देखो उसके लिए मेरे पास टेबल है कि फ्रीक्वेंसी क्लास आपकी कुछ इस तरह से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ओके, ये वाले क्लास नहीं गिनने हैं आपको, ये मेरे पास ऑलरेडी था इसलिए उसमें आ गया है। और उसमें फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरह से 5, 10, 10, 7 एंड 8। आपको डायरेक्ट मेथड से बोला गया। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है मीन का हमारा, x बार इज इक्वल टू समेशन fi xi अपॉन n। ओके, तो n क्या होता है, तो सम ऑफ दिस फ्रीक्वेंसीज। तो हम n निकाल लेते हैं सबसे पहले। ये टेबल इस तरह से बनाना आना चाहिए आपको। 10 + 10 20, 25, 25 और 7 32, 32 और 8 कितने हो जाएंगे 40।
ओके, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 40 आएगा। यहाँ पे n इज इक्वल टू 40 आएगा। अब xi क्या होता है, तो xi मिड पॉइंट होता है क्लास इंटरवल का। तो ये 10 अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड 2, तो 10 प्लस 0/2 कितना हो जाएगा 5, 20 प्लस 10 30, 30/2 कितना हो जाएगा 15, 20 प्लस 30 50/2 25, तो 10 10 प्लस हो रहा है, ये 35 होगा, ये 45 होगा। अब fi xi निकालने को बोला है, तो 5 5 ज़ा 25, 15 10 ज़ा 150, 25 10 ज़ा 250, 35 7 ज़ा 7 5 ज़ा 35, ओके 7 3 ज़ा 21 और 3 245, ओके ये 245 होगा। 45 8 ज़ा, तो 8 5 ज़ा 40, 8 4 ज़ा 32 और 4 3 6, तो इसे हम प्लस कर लेते हैं, 5 और 5 10 हो जाएंगे, 1 ऊपर, 3 8 8 और 5 13, 13 और 4 17, 13 और 4 17, 17 और 6 23, ओके तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, 7 और 3 10, मेरे पास आंसर आएगा 1030 डिवाइडेड बाय 40। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1030, fi xi हमें 1030 मिल गया, और नीचे क्या हो जाएगा 40, 0 0 कैंसिल आउट ईच अदर, तो 103/4, विच मीन्स हमें ये पॉइंट में आंसर मिलेगा। तो 4 2 ज़ा 8 2 3, 4 5 ज़ा 20 3 0 पॉइंट आ जाएगा, 4 7 ज़ा 28 2 0 एंड 4 5 ज़ा 20, यानी हमारा आंसर होगा 25.75। एक्स बार मीन हमें कितना मिलेगा 25.75। ठीक है, तो ये 26 नंबर का क्वेश्चन था। अब हम पार्ट सी पे आ चुके हैं कि कैलकुलेट द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस है ये। कैलकुलेट द फॉलोइंग क्वेश्चंस 3 मार्क्स ईच। ओके 3 मार्क्स क्वेश्चन है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड HCF ऑफ 196 एंड 38220। अब ये यूक्लिड डिवीजन से करने के लिए पहले चेक करना पड़ता है कि कौन सा नंबर किससे कितना ग्रेटर देन है। सो वी कैन से दैट 38220 is greater than 196, which means 38220 is divisible by 196। तो हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 196 से इसे हम डिवाइड कर देते हैं। तो इसे हम डिवाइड करेंगे, बहुत बड़ा नंबर है इसलिए 1 से स्टार्ट करेंगे, 196, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1862। ओके उसके बाद 196 9 ज़ा क्या हो जाएगा, 196 9 ज़ा हो जाएगा 1764। हम डिवाइड करते जाएंगे तब तक, तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा 980 बचेगा, 0 हम नीचे से ऊपर डालेंगे, तो 196 5 ज़ा क्या हो जाता है 980 हो जाता है। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आ जाता है 0 आ जाता है। तो 196 से ही डिवाइड करने पे वो डायरेक्टली 0 आ गया, बहुत केसेस में नहीं आता है। तो यहाँ पे 38220 और 196 का HCF क्या होगा 196 ही होगा। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं HCF ऑफ 196 एंड 38220 इज 196। इसको आप ऐसे भी लिख लो लेमा के फॉर्म में, 196 इंटू 195 प्लस 0, ये रिमाइंडर होता है और बाकी ये सेटअप होता है, ये डिविडेंड डिवाइजर एंड कोशेंट। ओके तो ये क्वेश्चन था 27। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 5 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। तो ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसमें लिख लेता हूँ p of x इज इक्वल टू x² - 5। तो ये जो जीरोज हमें फाइंड करने होते हैं उनका रिलेशन, तो p of x के बराबर हमें पहले 0 लेना पड़ता है इसके लिए। तो इसका मतलब क्या होता है x² - 5 जो है उसके बराबर 0 होता है। तो इसको हम फैक्टराइज करते हैं तो x² माइनस ये √5 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके a² - b² विच मीन्स a - b एंड a + b, कुछ इस तरह से फॉर्म आता है। ठीक है, तो एक बार यहाँ x की वैल्यू कितनी मिलेगी, एक बार पॉजिटिव √5 मिलेगी और एक बार नेगेटिव √5 मिलेगी। पॉजिटिव इससे मिलेगी और ये नेगेटिव इससे मिल जाएगी। ठीक है, अब जो रिलेशन होता है वो सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो के बीच में होता है, जो कोएफिशिएंट होते हैं। तो मैं सम ऑफ जीरोज लिख लेता हूँ यहाँ पे, सम ऑफ जीरोज। तो इसका मतलब क्या होता है √5 प्लस माइनस √5। ठीक है, दोनों के बीच में सम की यहाँ पे सिंबल होना चाहिए। तो √5 प्लस माइनस माइनस √5 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 0 अपॉन क्या होता है 1 होता है।
तो 0 एक्चुअली है क्या यहाँ पे, तो इसे अच्छे से देखना। इसी पॉलिनोमियल को मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाला कोई स्टेप नहीं, तो 0x माइनस 5 है, तो इसका मतलब 0 ये b है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, तो b क्या है 0 है, इसका मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हो ये क्या है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये हो गया सम ऑफ जीरो का रिलेशन वेरीफाई। अब इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरो ले लेते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो जो भी जीरोस है उनका प्रोडक्ट करो, √5 इंटू नेगेटिव √5 विच मीन्स √5 इंटू √5 5 बट प्लस माइनस -5। तो देखो इसे, ये भी क्या हो जाएगा -5, तो बेटा लास्ट टर्म क्या है c, तो c बाय a होता है ना प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। हो गया रिलेशन वेरीफाई। ठीक है, तो ये 28 क्वेश्चन था। आगे देखते 29। मीना वेंट टू द विथड्रॉ 2000 rupees. She asked the cashier to give her 50 rupees and 100 rupees notes only. Meena got her 25 notes. Okay, important point in all, and find how many notes of 50 rupees and 100 rupees reserved. अब जो हमें जो ये थर्ड चैप्टर की क्वेश्चन है, जो हमें फाइंड करना होता है उसे ही सबसे पहले अज्यूम करना पड़ता है। तो हम मान लेते हैं उसके पास 50 रुपीज़ के नोट्स कितने थे। सपोज 50 रुपीज़ नोट्स इज इक्वल टू एक्स एंड 100 रुपीज़ नोट्स इज इक्वल टू वाई। ओके, उसके पास 50 रुपए कितने होंगे, एक्स नोट्स होंगे, 100 रुपीज़ कितने होंगे, वाई होंगे। अब पहला इक्वेशन तो यहीं से मिल जाता है। उसके पास टोटल मिलके कितने नोट्स है, 25 है, तो शी गॉट टोटल नोट्स is 25 which means x plus y is equal to 25। ये तो इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन हमारा पहला क्रिएट हो गया। अब दूसरा इक्वेशन, उनके पास टोटल उन्हें टोटल रुपीस कितने मिले, 2000 मिलने वाले। तो यहाँ पे नोट्स और डिनोमिनेशंस होता है। फॉर एग्जाम्पल 1 रुपीज़ की 10 नोट हो, टोटल रुपीज़ कितने होते हैं, 10 होते हैं। 2 नोट्स हो 10 रुपीज़ की, तो कितने होते हैं, 20 होते हैं। अगर 3 नोट्स हो तो कितने होते हैं, 30 होते हैं। ठीक है, तो कितने होते हैं, 30। यानी कि ये जो नोट की वैल्यू है और यहाँ पे जितने भी नोट्स हो वो मल्टीप्लाई होते हैं। तो उनके पास 50 रुपए के कितने नोट्स हैं और 100 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं, दोनों को मिलके कितने होते हैं, 2000 रुपीज़ होते हैं। दैट्स वाई हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं 50 रुपीज़ नोट्स इंटू एक्स प्लस 100 इंटू वाई इज इक्वल टू 2000। ओके, तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। इसे इक्वेशन 2 दे दो। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर देते, पर देखो इसे और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। देखो सबको 50 से डिवाइड करो तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 0 कैंसल आउट एंड 5 4 जाए यानी कि 40 हो जाएगा। ठीक है, इसको 2 नाम दे दो। अब देखो इसे सॉल्व करने में ये ईजी हो जाएगा। अब इसको एलिमिनेशन से यूज करते, फ्रॉम इक्वेशन 2 -1, इक्वेशन 2 में से 1 माइनस कर देते। तो देखो x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। माइनस करो तो 2y में से y जाएगा तो y, 40 में से 25 जाएंगे तो 15। तो उनके पास ये जो y हमने क्या 100 रुपीज़ से कितने नोट्स होंगे, 15 होंगे। अब उसी 15 को हम पुट इन इक्वेशन 1, हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 15 इज इक्वल टू 25 विच मीन्स x इज इक्वल टू 25 में से 15 जाएंगे तो 10। तो उनके पास 50 रुपये के कितने नोट्स होंगे, 10 होंगे, और y कितने होंगे, 15। तो आपको एंड में स्टेटमेंट लिखना चाहिए। ठीक है, तो ये 29 नंबर का क्वेश्चन था। आगे देखते 30। Find the sum of the first 24 terms of the least of the number where n term is an is equal to 3 plus 3n। देखो बेटा इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन बुक में है। मैं तो यही करवाने वाला हूँ 3 plus 3n, पर जो बुक में क्वेश्चन है वो है an is equal to 3 plus 2n। तो जस्ट चेक इट आउट द क्वेश्चन विच एवर रियल इज। ओके, तो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन 3 plus 2n करके यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है आप में वो 3 plus 3n है। ठीक है,
तो मैं इसी के ऊपर जाता हूँ। अगर ये होगा तो बस आगे 2 लग जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो देखो सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म है, तो हमें पहले उसके लिए सीक्वेंस तो चाहिए, ठीक है, बिना सीक्वेंस से तो कुछ होगा नहीं। तो हम सबसे पहले फर्स्ट टर्म की बात करते हैं, फॉर फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म का मतलब पहली टर्म 1 होगी, तो a1 इज इक्वल टू, ये जो an है a प्लस 3n दिया हुआ है, उसमें n की जगह पे 1 रख दो हर जगह पे, a प्लस यहाँ पे 3 है, 3 प्लस 3 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके, फिर a2 निकालो, तो a2 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 इंटू 2, तो 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 3 9 हो जाएगा। a3 निकालो, तो 3 प्लस 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 3 12। ओके, तो 3 आई थिंक इनफ है हमारे लिए कैलकुलेट करने के लिए। तो हमें यहाँ से क्या मिल जाता है, AP मिल जाता है, क्या 6 9 12, और ये आगे बढ़ता जाता है। तो a इज इक्वल टू मुझे 6 मिल जाता है, d इज इक्वल टू मुझे 3 मिल जाता है, 9 माइनस 6, और n इज इक्वल टू 24। वाई 24? क्योंकि मुझे फर्स्ट 24 का सम निकालना है, तो चलो निकाल देते हैं। तो S24 इज इक्वल टू n बाय 2 n माइनस 1 d, ये Sn का फॉर्मूला लिखा है मैंने। अब n की जगह पे 24 लगाओ, तो 24 बाय 2, 2 इंटू a कितना है मेरे पास, यानी कि फर्स्ट टर्म 6 है, प्लस 24 माइनस 1, d कितना है मेरे पास 3। तो S24 इज इक्वल टू 12, 2 6 ज़ा 12, 23 इंटू 3। ओके, 12 इंटू 12 प्लस 23 3 ज़ा 69, एंड 69 प्लस 12 कितने होंगे, 9 और 2 11, ये क्या हो जाएगा, 12 8 ज़ा 96 और 972। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 972। अगर ये 3 प्लस 3n होगा तो, अगर 3 प्लस 2n होगा तो आपका आंसर 672 आएगा। बी नोटेड दैट। ओके, ये क्वेश्चन अच्छे से देख लेना कि आपको यही पूछा है क्या, ठीक है, एक बार करेक्ट करवा लेना, अदरवाइज आपका आंसर 972 आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं आगे। 31 में क्या दिया हुआ है, सम ऑफ रुपीज 700, 31 में सम ऑफ रुपीज 700 इज टू बी यूज्ड इन गिवन 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। ओके, 7 प्राइज दिए जा रहे हैं 700 रुपीज में से। इफ ईच प्राइज हैज अ रुपीज 20 लेस देन प्रीसेडिंग प्राइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। ठीक है, सारे के सारे सातों प्राइस का हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो हमें पता ही नहीं कि फर्स्ट टर्म कितना प्राइस है, तो हम सपोज मान लेते हैं कि सपोज फर्स्ट प्राइस इज गिवन टू बी x रुपीज। ओके, हमें नहीं पता है कितना है। तो सेकंड प्राइस हमारा क्या होगा, सेकंड प्राइस में क्या हो जाता है, 20 रुपीज कम हो जाते हैं, x माइनस 20 होगा। थर्ड प्राइस में क्या होता है कि जो जिसको थर्ड प्राइज मिलेगा उसके और 20 कम हो जाएंगे, 20 लेस देन इच प्रीसीडिंग टर्म्स। तो इसका मतलब x माइनस 20 माइनस 20, विच मीन्स x माइनस 40 हो जाएंगे, माइनस 20 माइनस 20। तो मेरे पास AP मिल गया है यहाँ पे, हमें AP क्या मिला, x माइनस 20, x माइनस 40 एंड एटसेट्रा। ओके, अब हम फाइंड कर लेते हैं वैल्यू। हमें क्या दिया हुआ है, टोटल सारी चीजें। a इज इक्वल टू हमें क्या मिला x, d हमें इसमें फाइंड करना पड़ेगा कि a2 माइनस a1 करो, तो x माइनस 20 माइनस x। ओके, a2 में से a1 जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, नेगेटिव 20। a इज इक्वल टू x एंड d इज इक्वल टू नेगेटिव 20। ओके, देन आफ्टर दैट और क्या दिया हुआ है हमें कि SN, हमें सम ऑफ रुपीज कितने को कहा गया है, 700 को कहा गया है। ठीक है, तो हम फाइंड कर लेते हैं। सम ऑफ कितना दिया हुआ है, SN इज इक्वल टू 700। चलो फॉर्मूला रखते हैं, SN इज इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 d। तो SN मुझे कितना दिया हुआ है, 700। n मुझे नहीं पता है, वो तो हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, और 2a कितना है, x है। ओके, तो 700 रुपीज एक ही मिनट। अच्छा, 7 प्राइजेस दिए हैं ना, तो n हमारा 7 होगा, मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट स्टेप में, n माइनस 1 इंटू डी कितना है, नेगेटिव 20। तो ये हमें कितना दिया हुआ है, n 7 दिया हुआ है क्योंकि 7 प्राइजेस है, प्लस 7 माइनस 1 मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 6, n की जगह पे 7 रखा, इंटू नेगेटिव 20। तो ये क्या हो जाएगा, 700 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 2 हो जाएगा, 2 न्यूमरेटर में और 7 डिवाइड में, 2x माइनस प्लस माइनस माइनस 26 120।
तो 7 इंटू ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 इंटू 2 200 इज इक्वल टू 2x माइनस 120 विच मीन्स 200 माइनस 120 उस तरफ आएगा तो प्लस 120 हो जाएगा इज इक्वल टू 2x 200 प्लस 120 विच मीन्स 320। इसका मतलब 320 डिवाइडेड 2 वी गॉट 160 एज अ x, यानी कि फर्स्ट प्राइस कितना मिलेगा 160 रुपीज़ का मिलेगा। तो फर्स्ट प्राइस हमारा कितना होगा 160 का, सेकंड प्राइस में 20 कम कर दो 140, थर्ड में और 20 कम करो 120, फोर्थ में और 100, फिफ्थ में 80, सिक्स में 60 और 7 में 40। हमें 7 तक जाना है, सारे प्राइजेस कहे थे, इसलिए जहाँ तक 7 प्राइस हमारे कितने होंगे 160, 140, 120, 100, 80, 60 एंड 40। ओके, तो ये हमारे आंसर्स होंगे। ठीक है, तो ये था 31। आगे देखते हैं 32। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज फॉर्म्ड बाय joining the midpoint of the side of the triangle whose vertices are 0, -1, 2, 1 and 0, 3। ठीक है, वैसे तो ये सिलेबस से निकल चुका है GSEB के, अभी जो लेटेस्ट रिड्यूस होके आया है उसमें से। तो देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ पहले कि A है, B है और C है, उनके वर्टाइसेस दे रखे हैं 0, -1, 2, 1 एंड C इज इक्वल टू 0, 3। ओके, देन आफ्टर दैट वो हमें ये कह रहे हैं कि उनके मिड पॉइंट से भी एक ट्राइंगल बनता है। तो जस्ट लाइक दैट उनके मिड पॉइंट से यहाँ पे एक ट्राइंगल बना। ठीक है, उनके मिड पॉइंट कितने हैं वो हमें दिए नहीं है अभी, वो हमें फाइंड करने आर क्यू। ठीक है, तो वो जो मिड पॉइंट से बना ट्राइंगल वो एरिया और ये जो ABC ट्राइंगल है उन दोनों का रेशियो पूछा गया है, रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द गिवन ट्राइंगल। तो चलो सबसे पहले ये ट्राइंगल निकालने के लिए ये जो दोनों का एरिया है, हम पहले बड़े ट्राइंगल का एरिया निकाल देते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगुलर ABC। तो ट्राइंगल का फॉर्मूला आप कैसे याद रखते हो 1 2 3 इस तरह से याद रखो, 1 2 3 लिखो, फिर 2 3 1 लिखो, फिर 3 1 2 लिखो। ये सिर्फ देखो नंबर मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ बस। तो ये होगा क्या फॉर्मूला 1/2, 1 को x1 मानो और बाकी के सारे y होते हैं और माइनस कर दो उनके बीच में। उसी हिसाब से नीचे वाला लिखो x2 लिखो और y3 माइनस y1, उसी हिसाब से x3 y1 माइनस y2। ओके, तो अब सारी चीज़ें लिखते जाओ 1/2। ये बेटा x1 y1 है, ये x2 y2 है और x3 y3 है, तो लिखते जाओ उसके हिसाब से। x1 क्या है मेरे पास 0, ये लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, उसे वैसा ही रहने दो क्योंकि वो 0 हो जाएंगे डायरेक्टली, तो उसे वैसा ही रहने दो। x2 क्या है 2, y3 क्या है मेरे पास 3 है और y1 क्या है मेरे पास -1 है, तो बी केयरफुल विद दैट। x3 क्या है मेरे पास 0 है। ठीक है, अगर x3 0 हो गया है तो उसे पूरा ही वैसा ही रहने दो क्योंकि वो स्टेटमेंट तो पूरा 0 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा 1/2 0 प्लस 3 माइनस -1 मीन्स 4, 4 2 ज़ा 8 प्लस 0 विच मीन्स 8/2 वी हैव 4 स्क्वायर यूनिट्स। रिमेंबर दैट इसके मार्क्स होते हैं। ठीक है, आप एरिया किस में होता है ऑलवेज स्क्वायर यूनिट में होता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगुलर ABC क्या मिल गया हमें 4 स्क्वायर यूनिट मिल गया। अब किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे PQR की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसका भी तो एरिया चाहिए हमें, तो उसका भी एरिया हम निकालेंगे इसी तरह से, एरिया ऑफ ट्राइंगुलर PQR। तो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। ठीक है, मैं अब दोबारा फॉर्मूला नहीं लिखने वाला, इसी के ऊपर से कर दूंगा। बट मेरे पास PQR है नहीं, तो बेटा मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट निकालना सबसे ईजी होता है। तो देखो P के मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, तो B का फर्स्ट कोऑर्डिनेट देखो और A का देखो, उन दोनों का प्लस करो, 2 + 0 और डिवाइडेड 2 कर दो, तो 2 + 0 क्या हो जाएगा 2 और 2 डिवाइडेड 2 1 हो जाएगा। उसके बाद 1 है यहाँ पे और -1 है, तो 1 + -1 तो वो तो 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाए। तो P के कोऑर्डिनेट कितने मिले 1 0 मिले। उसके हिसाब से R का निकालो, 0 + 0/2 0, 3 + 1 - 2, तो प्लस माइनस माइनस 3 - 1 2 हो जाएगा, 2/2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। फिर Q के निकालो यहाँ पे, तो 2 + 0/2 1, 3 + 1 4/2 2। ओके, तो ये हो गए इसके। तो इसको मैं x1 y1 मान लेता हूँ, इसको मैं x2 y2 मान लेता हूँ और इसको मैं x3 y3 मान लेता हूँ। तो इसका भी एरिया निकाल देते हैं, चलो यहीं पे। तो x1 क्या है मेरे पास 1,
y2 क्या है मेरे पास 2 माइनस y3 क्या है मेरे पास 1 है, ओके, प्लस x2 क्या है हमारे पास x2 है 1 है, एंड आगे y3 माइनस 1 y3 कितना है 1 है, माइनस y1 कितना है 0, प्लस उसके बाद x3 मेरे पास कितना है 0, तो ये तो कोई मतलब नहीं बनता, वैसे ही रहने दो, y1 माइनस y2, क्योंकि वो तो कट ही हो जाएगा ना 0 से, तो लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। 2 माइनस 1 1 प्लस 1 माइनस 0 1 1 1 ज़ा 1 एंड ये 0, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2/2 विच मीन्स 1। तो देखो अब हमें मांगा क्या था वो देख लो, 1 स्क्वायर यूनिट्स, ओके 1 स्क्वायर यूनिट्स। अब हमसे मांगा क्या है वो पूछ लो कि फाइंड द रेशियो ऑफ टू एरियाज टू एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल, यानी कि ये जो नया ट्राइंगल का रेशियो मिला वो एरिया और डिवाइडेड बाय गिवन ट्राइंगल। तो यहाँ पे रेशियो इस तरह से मांगा, आपको नीचे लिखना है एरिया ऑफ ट्राइंगुलर पी क्यू आर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगुलर ए बी सी, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1 आया हमारे पास और नीचे 4, तो हमारा आंसर होगा 1/4। रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है इसलिए 1/4 हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 33, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग टेबल। ओके, मीडियन हमें फाइंड करना है, कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, लाइफ टाइम दिया हुआ, नंबर ऑफ लैम्प्स। बेटा एक क्वेश्चन आपने अधूरा भेजा है, यहाँ पे एक कुछ इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, तो वो मैं इंस्ट्रक्शन आपको बोल देता हूँ, ये टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। उस इंस्ट्रक्शन में हमें क्या दिया हुआ है 33 क्वेश्चन नंबर, तो देखो उसमें ऊपर 400 लैंप्स दिए थे इस क्वेश्चन में, तभी ये क्वेश्चन बनता है, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं बनता। कितने 400 लैंप्स, और फिर बाद में हमें मीडियन फाइंड करना पड़ता है। तो चलो देख लेते हैं मीडियन में क्या दिया हुआ है। इंटरवल दिया है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो चलो उसे लिख लेते हैं अच्छे से। तो देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है कि 15 से 2000 है, 200 से 2500 एट्सेट्रा एट्सेट्रा इंटरवल। फिर FI हमें दी हुई है अंदर, और उसके बाद हमें सिर्फ क्या निकालना है CF निकालना है। ओके, तो CF हम कैसे फाइंड करते हैं, CF का मतलब होता है कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, तो ये 14 हो जाएगा। अब हम इसमें ऐड करते जाएंगे, 14 प्लस 56 कितना होता है, तो वो 70 होता है। उसके साथ ऐड करो 70 प्लस 60 कितना होता है 130। ओके, इस तरह से लिखते हैं लाइन में अच्छे से, वरना एडिशन में प्रॉब्लम होता है। फिर 130 और 86 कितना होता है, तो 216 होता है वो। फिर 216 के 74 कितने होते हैं, 290 हो जाता है, 290, और 290 में 62 प्लस करो तो आपका कितना हो जाता है आंसर 352 हो जाता है, और 352 में 48 प्लस करो आप तो आपको मिल जाता है 400, जो कि वही हमारा क्या होता है n होता है, ठीक है। तो यहाँ पे n ऐसे ही मिल जाता है हमें, ओके, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होता है, उसका फॉर्मूला लिखना होता है मीडियन का। तो हमारा मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इज इक्वल टू H। तो ये सारी चीज़ें हमें निकालनी होती है, तो पहले n/2 निकाल देते हैं। n/2 क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, n कितना है 400, 400/2 200। अब L CF F और H, ठीक है, उसे निकालना अच्छे से आना चाहिए। तो सबसे पहले हम निकाल देते हैं यहाँ पे कि मीडियन क्लास कौन सा होगा यहाँ पे, ठीक है। मीडियन क्लास कौन सा होगा, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो मीडियन क्लास होगा, तो वही मॉडल क्लास वाली डेफिनेशन। 86 है यहाँ पे, ठीक है, तो ये होगा, ये जो है वो पूरा मीडियन क्लास होगा। तो F हमारे पास क्या है 86, L हमारे पास क्या होगा, L यानी कि लोअर लिमिट कितनी है 3000 है, ठीक है। और CF क्या होता है, तो ये जो इंटरवल आया ना उसके ऊपर वाला, यानी कि ये 130, तो CF कितना होगा 130 होता है, ठीक है। अब सारी चीज़ें मिल गई। और H हमारे पास कितना है, तो H हमारे पास है, इंटरवल कितना है 500 का है, तो 500, सब कुछ मिल गया, पुट कर दो अंदर। तो L कितना है हमारे पास 3000, n/2 कितना है 200, CF कितना है हमारे पास 130, F कितना है हमारे पास, F इज इक्वल टू 86, और H कितना है 500। अब ये पॉइंट में कैलकुलेशन जाएगा, 200 में से 130 जाएंगे 70, 86 एंड आफ्टर दैट 500, ठीक है। तो इसे हम कट करते कैलकुलेशन करते जाते इसको, तो ये 3000 होगा और 70 इंटू 500 अपॉन 86, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे, आई थिंक मैं डायरेक्ट आंसर ही लिख देता हूँ वरना फिर वो वीडियो लेंदी हो जाएगा।
तो 70 इंटू 500 डिवाइड करके 86 करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 406.98 अप्रॉक्सीमेट समथिंग। ओके, तो 30,000 प्लस 406.9 यानी 3406.98 ये हमारा आंसर होगा। तो मीडियन ऑफ लाइफ ऑफ लैम्प इज 3406.98 आवर्स। ओके, तो ये 33 क्वेश्चन का आंसर था। आफ्टर दैट 34, तो बेटा प्रोबेबिलिटी का आंसर है, तो वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अ बॉक्स कंटेन, और ये टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, पूरा अगर ना दिखे तो आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क and which are numbered from 1 to 90. If one of the disc is thrown at a random from the box, find the probability of it bears a 2-digit number, a perfect square number and the number divisible by 5. अब देखो यहाँ पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको परफेक्टली फॉर्मूले के हिसाब से लिखना चाहिए डिटेल से। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन के टोटल नंबर कितने हैं वो यहाँ पे लिख दो। टोटल आर 90, टोटल कितने हैं 90 है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं कि फेवरेबल आउटकम कितने होंगे इसमें, 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर होंगे कितने बेटा 90 के बीच में, तो 90 से लेके 90 में 1 से लेके 9 तक ही कितने होते हैं 1 डिजिट नंबर होते हैं, यानी 9 1 डिजिट नंबर होते हैं। तो 2 डिजिट नंबर कितने होंगे, 2 डिजिट नंबर आर 90 में से 9 माइनस कर दो 10 से लेके। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे 81 होंगे 2 डिजिट। तो प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग 2 डिजिट नंबर, तो यहां पे पहले फॉर्मूला लिखना है फिर। ठीक है, फॉर्मूला जो प्रोबेबिलिटी का है ऊपर होगा फेवरेबल आउटकम, नीचे होगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम। उसके बाद आपको ये लिखना है कि टोटल कितना है 81 है फेवरेबल, और टोटल कितने हैं 90। काटो इसको, 9 9 जा 81, 9 10 जा, सो 9/10 इज आवर आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो 1 से लेकर 90 तक कितने परफेक्ट स्क्वायर है, 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, 4 है, 9 है, 16, 25, 36, 49, 64 एंड 81 एंड 10 का 100 हो जाएगा, तो वो नहीं। 1 2 3 4 5 6 9 होंगे टोटल। ठीक है, तो सेकंड का आंसर आपका क्या होगा यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी, मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखता हूँ, प्रोबेबिलिटी ये सुन लेना यहाँ से, प्रोबेबिलिटी फॉर अ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज, टोटल 9 नंबर है और नीचे 90, तो मेरा हमारा आंसर क्या होगा 1/10 होगा। ठीक है, वैसे ही थर्ड क्वेश्चन देख लो। थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो 5 से डिविजिबल कौन से होंगे, 5 के टेबल में 5 आता है, 10 15 एटसेट्रा ही जाएंगे। ठीक है, इसका इजी तरीका है कि जो नंबर दिया है, जहां तक 90 दिया है ना, उसमें 90 से डिविजिबल कितने होंगे 5। 5 से कितने नंबर होंगे जो 90 में डिविजिबल होंगे। तो आप एक काम करो, डायरेक्टली 90/5 कर दो, तो 18। तो 18 नंबर होंगे जो 90 के बीच में जो 5 से डिविजिबल होंगे, वो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं थर्ड पैटर्न जो है हमारा कि टोटल नंबर डिविजिबल बाय 5 इज 18। टोटल कितने हैं 18। तो यहाँ पे अगेन हम फॉर्मूला लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग अ नंबर ऑफ डिविजिबल बाय 5 इज इक्वल टू, वो स्टेटमेंट लिख के 18 आपको ऊपर लिखना है, नीचे 90। तो 18 5 का कितना हो जाएगा 90, विच मीन्स 1/5 इज आवर आंसर। ओके, तो ये 34 क्वेश्चन था, बस इसे अच्छे से लिखना पड़ता है। पार्ट डी देखो, जो 4th मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, 4 मार्क्स के हर एक क्वेश्चन है। पार्ट डी में 35 क्वेश्चन दिया हुआ है। फाइंड आउट ऑल द जीरोज ऑफ 2x⁴ - 3x³ - 3x² + 6x - 2 इफ 2 ऑफ इज 0 आर √2 एंड -√2। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो x इज, आई थिंक वो सिलेबस में तो नहीं है अभी, बट स्टिल इंपॉर्टेंट कि x इज इक्वल टू √2 एंड x इज इक्वल टू -√2, दो जीरोज हमको दिए हुए। तो इसको हम अगर देखते हैं तो x -√2 होता है, +√2 इस तरफ आता है, तो और ये जो होता है वो +√2 होता है। ठीक है, ये दो है, तो ये a - b a + b हमें क्या मिलता है, a² - b², तो विच मीन्स 2 इज इक्वल टू 0। ये पोलिनोमियल आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है।
ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज अ फैक्टर, ओके। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे फाइंड आउट द ऑल द जीरोज है, तो ये पोलिनोमियल जो है बड़ा सा दिया हुआ है उसको हम एक्स स्क्वायर माइनस 2 से हम डिवाइड करेंगे। तो मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ उसको, 2x रेज टू 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। तो इसको हम डिवाइड करते जाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। तो जैसा कि हमने कहा था वैसे ही 2x रेज टू 4 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, फर्स्ट टर्म से डिवाइड होता है, तो हमारा आंसर बचता है 2x स्क्वायर। तो वही 2x स्क्वायर यहाँ करेंगे, अब उनको इससे मल्टीप्लाई करो तो 2x रेज टू 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का है क्यूब का कोई नहीं आएगा तो 0x क्यूब, तो 2 2 ज़ा माइनस 4x स्क्वायर। चलो इसे माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, तो मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पे माइनस 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x, एक हम नीचे उतार लेंगे। ठीक है, अगेन वही, ये फर्स्ट और फर्स्ट टर्म को हम डिवाइड करते हैं, माइनस 3x क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा माइनस 3x बचेगा, उसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा माइनस 3x क्यूब प्लस 6x आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं मिलेगा तो 0x स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये 0, एक्स स्क्वायर वही का वही आएगा, ये 0 हो जाएगा, 6x माइनस 6 एंड माइनस 2, तो बेटा ये यही है तो प्लस 1 ही हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये माइनस ये प्लस ये क्या हो जाएगा 0, विच मीन्स यहाँ पे देखो दो फैक्टर तो आपके पास ऑलरेडी थे √2 और √2। इस चीज़ को अच्छे से समझो, ये जो डिविडेंड अंदर होता है वो यहाँ पे जो डिवाइजर और कोशेंट उन दोनों के मल्टीप्लाई से बना होता है, जस्ट लाइक दिस, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, ये क्यू ऑफ एक्स है, और इंटू जी ऑफ एक्स ले लो, ये डिवाइजर ले लो, इसको कोशेंट ले लो, और प्लस आर ऑफ एक्स। तो ये तो बेटा 0 है, ये पोलिनोमियल जो अंदर है वो बहुत बड़ा जो अंदर है वो एक तरफ है, तो मेरे पास ऑलरेडी डिवाइजर के यानी कि जी ऑफ एक्स के तो 2 फैक्टर थे, तो मेरे पास सिर्फ किसके बचे कोशेंट के ढूंढने बचे, तो हम इसका क्या करेंगे फैक्टराइजेशन करेंगे। सो वी कैन से दैट 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, उसका हम फैक्टराइज कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा, ये आपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सीखा होगा फैक्टराइजेशन। तो 2x x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन आएगा यहाँ पे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, विच मीन्स 2x माइनस 1 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/2 वैल्यू आएगी और x इज इक्वल टू 1 वैल्यू आएगी, ये 1 उस तरफ जाएगा तो 1 और 2 नीचे जाएगा, x इज इक्वल टू 1। तो बेटा एक 0 √2 है, दूसरा नेगेटिव √2 है, तीसरा 1/2 है और चौथा क्या होगा 1 होगा। तो टोटल 4 रूट्स हमें मिलेंगे, कौन से मिलेंगे √2, नेगेटिव √2, एक 1/2 और एक 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये 35 क्वेश्चन था। 36 क्वेश्चन लिख लो, देखो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस बाय 9 यूनिट्स। तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात हो रही है, तो सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता होना चाहिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है लेंथ इनटू ब्रेथ, ओके। तो हमें इवेंचुअली वही फाइंड करना है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। तो डायमेंशन का मतलब लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है, तो लेंथ और ब्रेथ को हम सपोज कर लेते हैं, लेंथ इज इक्वल टू x यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इक्वल टू y यूनिट्स। अब जो कहते हैं वो करते जाते हैं कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल रिड्यूस्ड बाय 9 यूनिट्स। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल रेक्टेंगल रिड्यूस हो रहा है कितना 9, ओके। कब हो रहा है इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5, तो लेंथ कितनी x वो रिड्यूस हो जाती है 5, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट, यानी कि ब्रेथ जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे प्लस और लेंथ रिड्यूस हो रही है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल एक्चुअली है क्या लेंथ इंटू ब्रेथ, तो x इंटू वाई है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा एक्स वाई, माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 वाई प्लस 3। तो इसे हम सॉल्व करेंगे ना तो हमें हमारा इक्वेशन मिल जाएगा, एक्स वाई माइनस 9 इज इक्वल टू, पहले इसको x इंटू वाई एक्स वाई, फिर x को 3 के साथ 3x माइनस 5 इंटू वाई माइनस 5y एंड माइनस 5 इंटू 3 माइनस 15। एक्स वाई बोथ साइड कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास x और y को एक तरफ रखो, 3x माइनस 5y माइनस 15 इस तरफ आएगा, तो प्लस 15 में से नेगेटिव 9 जाएंगे तो 6 बचेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, ओके। सेकंड इक्वेशन सेकंड स्टेटमेंट से हमें मिल जाएगा, ठीक है। देखो सेकंड कौन सा है,
इफ़ वी इंक्रीज लेंथ बाय 3, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अगर ये सेम था वही कि लेंथ को इंक्रीज किया जाता है तो x प्लस 3, ओके, एंड ब्रेथ को भी इंक्रीज किया जाता है तो y प्लस 2। एरिया वुड बी इंक्रीज, यानी कि यहाँ पे जो रिड्यूस था उसकी जगह पे अब क्या होने वाला है, प्लस होने वाला। कितना है, 67, ओके, तो 67 हो गया। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, एक्स वाई प्लस 67, सिंप्लीफाई करोगे इसको, x इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू 2x प्लस 3y प्लस 3 2 ज़ा 6, एक्स वाई कैंसिल। चलो सारे x और y को एक तरफ रखो, बाकी नंबर को एक तरफ ले जाओ, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 61 इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब इन सबको सॉल्व कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। इन दोनों का एलिमिनेशन से करो या सब्स्टिट्यूशन से करो, आपकी मर्जी। तो देखो, चलो मैं यहाँ पे एलिमिनेशन से करता हूँ। तो यहाँ x और y को हम सेम कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और माइनस कर दूंगा इक्वेशन 2 को, पर किससे मल्टीप्लाई करके, 3 से, ताकि 3 और 2 ये जो है वो वेरिएबल सेम हो जाए। तो देखो, इसको 1 को 2 से करेंगे, 3 2 ज़ा 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 12। मैंने जस्ट अपोजिट करके लिखा इक्वेशन। यहाँ पे 3 को करो, 3 2 ज़ा 6 प्लस 9y इज इक्वल टू 3 ज़ा कितना होगा, 3 और 3 6 ज़ा 18, ओके, माइनस करो, ये 0 हो जाएगा, माइनस 19y इज इक्वल टू 12 में से 183 जाएंगे 171, यानी नेगेटिव 171, यानी कि माइनस 19y इज इक्वल टू माइनस 171, विच y मीन्स 171 अपन माइनस 19, यानी कि ये माइनस माइनस कैंसिल, 19 9 जा होता है, तो y इज इक्वल टू 9। तो y इज इक्वल टू 9 आया, यानी कि ब्रेथ 9 यूनिट्स आए। अब किसी भी एक इक्वेशन में रख दो तो आपको क्या मिल जाएगी, लेंथ मिल जाएगी। चलो इसमें रख देता हूँ मैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे देख लो, 3x माइनस 5 इंटू 9, 5 9 ज़ा 45, प्लस हो जाएगा, इस तरफ आएगा तो 9 5 ज़ा 45 इज इक्वल टू 3x। 45 और 6 कितने हो जाएंगे, 51, तो 51 में 3 डिवाइड में जाएगा इज इक्वल टू x, तो 17 3 ज़ा होता है, तो x इज इक्वल टू कितना होगा, 17 यूनिट आंसर आएगा। तो x इज इक्वल टू 17 यूनिट आएगा और y इज इक्वल टू 9 यूनिट आएगा। ठीक है, तो ये 36 था। आपको अच्छे स्टेटमेंट लगा के लिखना है, ये सिर्फ आपको डिस्कशन बताया जा रहा है। ठीक है, लिखने का तरीका इससे बेटर रखना। चलो 37 देखो, अ मैन्युफैक्चरिंग टीवी सेट्स प्रोड्यूस्ड 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर एंड 700 सेट इन द 7th ईयर, ओके, एंड इंक्रीज यूनिफॉर्मिटी टू फिक्स नंबर एवरी ईयर। 5th चैप्टर का क्वेश्चन है, द प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर एंड प्रोडक्शन इन 10th ईयर एंड टोटल प्रोडक्शन इन 10 ईयर। ये अभी जो यूनिट टेस्ट हुआ था लास्ट टाइम, जो गुजरात बोर्ड ने लिया था, उसमें भी यही क्वेश्चन था सेम। देखो, प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर के बारे में हमें पूछा है, यानी कि हमें ए फाइंड करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ए ही फाइंड करना है। तो जो जो दिया है वो तो हम लिख लेते। के 600 सेट इन थर्ड ईयर, यानी कि A3 हमें कितना दिया है, 600। ये A1 A2 A3 इस तरह से दिया हुआ है, और 700 7 ईयर में, यानी कि A7 इज इक्वल टू 700 दिया है। तो हमें इससे A मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, तो देखो, AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 D होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे A3 निकाल देते हैं। तो A3 इज इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1, यानी कि 2D मिल जाएगा। A3 हमारे पास है कितना है, 600 इज इक्वल टू A प्लस 2D। अब मुझे A7 उसी तरह से मिलेगा, A7 इज इक्वल टू A प्लस 6D हो जाएगा। 7 माइनस 1 मैंने डायरेक्ट लिखा, तो 700 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 60। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। एलिमिनेट कर दो, या तो A कंपेयर कर लो, आपकी मर्जी। मैं यहाँ एलिमिनेट यूज कर लेता हूँ। ठीक है, बात तो एक ही है। A प्लस 2D, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर रहा हूँ, तो 4D इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस माइनस हो जाएंगे, 100 होगा। तो D इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेंगे, 100/4। D इज इक्वल टू मुझे 25 मिलेगा। ओके, D इज इक्वल टू अगर मुझे 25 मिला तो मैं किसी भी एक इक्वेशन में रख देता हूँ, तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, A मिल जाएगा। तो देखो, फर्स्ट वाले इक्वेशन में रख देता हूँ मैं, 600 इज इक्वल टू A प्लस 2D है, तो 25 रख देता हूँ। 600 इज इक्वल टू A प्लस 50 हो जाएगा। 50 को उस तरफ भेजो,
तो ए इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा 550। तो बेटा मेरे फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन कितना होगा 550 होगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, उनको अब प्रोडक्शन किस में चाहिए 10th ईयर में चाहिए। फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस 9d हो जाएगा क्योंकि ए प्लस एन माइनस 1d, ठीक है यही फॉर्मूला है। तो ए 10 तो उनको चाहिए, ए कितना है मेरे पास 550, डी 9 और डी कितना है 25। तो बेटा 550 प्लस 9 25 9 जा कितना हो जाएगा 225। चलो प्लस करो 775 आई थिंक, हाँ 775 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ए 10 ईयर में हो जाएगा। देखो ये सारे वर्ड प्रॉब्लम जैसे होते हैं तो आपको इन क्वेश्चन के आंसर लिख उनके नीचे सेंटेंस लिखना भी ज़रूरी होता है, उनके भी मार्क्स होते हैं, हाफ मार्क्स उसमें काटे जा सकते हैं। तो इसके नोटेशन रखो, जब भी ये लिखो उसके बाद में स्टेटमेंट में भी आंसर लिखा करो जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं उसमें। थर्ड क्वेश्चन देखो, टोटल प्रोडक्शन इन 10 ईयर, यानी कि हमें S10 फाइंड करने को बोल रहा है, ठीक है। ये 10 ईयर में कितना प्रोडक्शन था वो पूछा था, और ये टोटल 10 साल का कितना प्रोडक्शन है वो पूछा हुआ है, ठीक है। तो SN का फॉर्मूला है हमारे पास n/2, ओके 2a प्लस n माइनस 1d, ओके। तो S10 निकाल देते, ये हम n/2 a प्लस l से भी कर सकते हो आप, ठीक है। 2 इंटू a कितना है 550, 10 माइनस 1 9 लिख लेता हूँ मैं डायरेक्टली, और 25। तो ये क्या हो जाएगा बेटा 5 0 5 2 ज़ा 10 और 1100, 25 9 ज़ा इज 225। तो हम 5 करेंगे, इसको हम प्लस कर देते, 1100 225 5 2 3 1325 13। अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा क्योंकि टेक्स्ट बुक में यहाँ पे 7 ईयर है और आपको यहाँ पे दिया है 10 ईयर, ठीक है। तो 7 ईयर का आंसर 4375 होता है, जबकि 10 ईयर का आंसर ये होगा। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना, वेरिएशन आता है तो क्वेश्चन में थोड़े चेंजेस है, ठीक है। तो 37 था। 38 में जो ऊपर वाला क्वेश्चन है आपको वो लास्ट में मिल जाएगा वीडियो के एंड में। 38 वाला मैंने नहीं किया है, वैसे भी ये ट्रायंगल वाली सारी एक्सरसाइज एलिमिनेट हो चुकी है, ठीक है। मैंने ये क्वेश्चन किया है जो आपको एंड में मिल जाएगा। 39 कर लेते हैं, ओके 39 देखो, मीन ऑफ दिस फॉलोइंग डेटा इज 18, फाइंडिंग मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हमें फाइंड करनी है, यानी कि ये f फाइंड करना है। इंटर हमें दिया हुआ है 11 13 13 15 15 17 एक्सेट्रा, फ्रीक्वेंसीज हमें दिए 7 6 9 13 f 5 4, ओके। तो हमें ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला सम में मीन कैसे कर सकते हो आप, तो देखो मीन आप डायरेक्ट भी कर सकते हो और दूसरे मेथड जो है हमारे टेबल के उससे भी आप कर सकते हो, वो आपकी मर्जी, ठीक है। मैंने इस तरह से किया हुआ है, ठीक है। तो देखो ये जो टेबल है और मैंने यहाँ पे ये प्रिपेयर किया है, ये देखो, ठीक है। क्लास है fi xi di ui एंड fi ui, मैं इस तरह से मीन निकालूंगा स्टेप डेविएशन से, तो उससे भी हो कर सकते हो आप, और आप डायरेक्ट भी से भी कर सकते हो, ठीक है। तो fi में यहाँ पे लिख लेता हूँ सबसे पहले जो दिया हुआ है 7 6 9 13 f 5 एंड 4। अब xi निकाल देते, तो xi क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, 13 प्लस 4 11 कितने होंगे 24 डिवाइडेड 2 कितना होगा 12, 15 प्लस 13 कितने होंगे 28 मीन्स 14, ये 16 होगा, ये 18 होगा, ये 20 होगा, ये 22 और ये 24 होगा, उसी तरह से, ठीक है। अब di हमें निकालना होता है xi माइनस a के हिसाब से, ठीक है। तो उसे हम निकाल देते। अब देखो xi माइनस a आप कहीं भी चूज कर सकते हो, मैं ऑलवेज फर्स्ट वाला चुनता हूँ क्योंकि उसमें से नेगेटिव नंबर निकल जाते हैं, ठीक है। तो वो बेटर हो जाता है। तो 12 माइनस 12 0 हो जाएगा, 14 माइनस 12 2 हो जाएगा, 16 माइनस 12 4 6 8, ये इसी हिसाब से आएगा 12, ओके। h हमारा क्या होता है, जो विथ लेंथ होती है, जो 2 है यहाँ पे। अब यहाँ पे करो तो 0 डिवाइडेड टू 0 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएगी। अब fi ui मल्टीप्लाई करना है, ये वाली लाइन कॉलम, 7 इंटू 0 0, 6 1 ज़ा 6, केयरफुली करना, 9 2 ज़ा 18 क्योंकि फिर इसमें मिस्टेक हो जाती है, 13 3 ज़ा 39, f इंटू 4 4f जिसे हम साइड में रखेंगे, 5 इंटू 5 25, 4 6 ज़ा 24। चलो n का एडिशन कर लेते हैं सबसे पहले, 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 9 23, 23 प्लस 3 26, 26 प्लस 5 कितने हो जाएंगे 31 31 और ये कितने हो जाएंगे 35। चलो ठीक है, ये जो दिया हुआ है उसके हिसाब से हम इसका एडिशन कर लेते हैं। 5 प्लस 4 9, 9 और 3 12, 12 और 9 21, 20 और 6 27, 27
ठीक है, f का हम एडिशन कर लेते हैं तो 7 और 6 कितने होंगे 13, 13 और 9 कितने होंगे हमारे पास 22, 22 और 3 25, 25 और ये कितने हो जाएंगे 5 30, और 30 और 4 कितने हो जाएंगे 34, यानी कि 4 30 यहाँ पे चला गया, 3 और 1 कितना हो जाएगा 44 प्लस f हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ओके। और उसके साथ हम समेशन एफ आई यू आई ले लेते हैं, तो एफ आई यू आई कितना होगा, तो बेटा 4f तो एडिशन से रहा, वो तो हो नहीं सकता, तो बाकी सबको करो। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो, तो ये 6 + 8 14, 14 और 9 23, 23 और 5 28, 28 और 4 32, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 1 1 2 हो जाएगा। चलो फॉर्मूले में रख देते हैं, हमारे पास जो मीन का फॉर्मूला होता है। तो ए हमने कितना लिया 12 लिया, समेशन एफ आई यू ए कितना है 112 + 4f, एन हमारे पास कितना है 44 + f, एच हमारे पास कितना है 2, तो रख देते हैं इन सबको फॉर्मूले में। तो मीन हमें दिया हुआ है ऑलरेडी कितना है 18, रख दो इन सब में। ए हमारे पास 12 है, समेशन एफ आई यू आई कितना है हमारे पास 112 + 4f, एन कितना है 4u + f, और h कितना है 2। तो 18 + 12 इस तरफ आएगा, तो 18 - 12, तो 112 + 4f अपॉन 44 + f × 2, तो ये 6 हो जाएगा, और ये जो 2 मल्टीप्लाई सामने डिवाइड में दे दो, तो मेरे पास क्या बचेगा 112 + 4f अपॉन 44 + f, तो ये 3 हो जाएगा। तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 के साथ, 3 × 44 + f इज इक्वल टू 112 + 4f। तो देखो 3 × 44 क्या हो जाएगा, 3 4 = 12, 3 4 = 12 और 132 + 3f इज इक्वल टू 112 + 4f। तो सारे f को एक तरफ ले जाओ, मैं यहाँ ऊपर लिख लेता हूँ। तो 132 - 112 4f - 3, f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, f इज इक्वल टू कितना आंसर आएगा 20 आएगा। ओके, तो यहाँ पे आपका 80 मार्क्स का जो सॉल्यूशन है वो आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको वो कंस्ट्रक्शन का वीडियो देखने को मिलेगा, वो कंस्ट्रक्शन के बाद हमारा लेक्चर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय। नाउ बेटा थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, take 2 points P and Q on one of its extended diameter each at a distance of 7 cm from its center। तो 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है, उसके बाद डायमीटर ड्रॉ करना है, और डायमीटर से P and Q, सेंटर के डिस्टेंस से P और Q बराबर के 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होनी चाहिए। वो कैसे करेंगे अभी हम देखते हैं। और ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम दिस 2 पॉइंट्स P and Q। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्केल मेजर ले लेते हैं और यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो गया 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल। ओके, और सेंटर को हम क्या नाम दे देंगे, ओ नाम दे देंगे। ओके, अब हम इसमें एक डायमीटर ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि हमें डायमीटर से पॉइंट एक्सटेंड करना है पॉइंट। ठीक है, तो डायमीटर आप हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हो और वर्टिकल भी ले सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ले रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने क्या ले लिया, हॉरिजॉन्टल पॉइंट ले लिया। अब क्या करना है हमें यहाँ पे कि ये जो सेंटर है वहां से P और Q कितने थे 7 सेंटीमीटर पे दूर थे, कितने 7 सेंटीमीटर पे। तो बेटा मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, देखो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, ये वाला पॉइंट जो है ये जो 7 से है। ठीक है, ये जो अभी हमने पॉइंट लिया वो यहाँ 7 से यानी कहाँ तक आएगा ये, तो यहाँ से ये 0 यहाँ तक होगा। यहाँ एक पॉइंट है और सामने 7 यानी कि कहाँ तक जाएगा 14 तक जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 7 और यहाँ भी 7, तो ये 14 पे और यहाँ पे 0 पे। तो बेटा एक तरफ का जो नाम होगा उसका नाम क्या होगा P होगा, और इसका नाम क्या होगा Q होगा।
ठीक है, तो यहाँ ओ से पी भी 7 सेंटीमीटर और ओ से क्यू भी 7 सेंटीमीटर। स्टेप्स मैं एक साथ दिखा दूंगा, पहले कंस्ट्रक्शन समझ लो। अब हमें क्या करना है कि हम जीरो ओ से लेके पी तक तो हम ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन बनाना सीख चुके। जो टेंजेंट था हम बाइसेक्टर ड्रॉ कर देते थे और उससे हम टेंजेंट ड्रॉ कर देते थे, तो बस वही करना है अभी हमें, ओ से लेके क्यू तक भी वही करना है। तो देखो सबसे पहले हम पी की बात करते हैं। तो ओ से लेके पी में मुझे बाइसेक्टर ड्रॉ करना है टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए, तो मुझे कितना डिस्टेंस लेना पड़ेगा, मोर देन हाफ लेना पड़ेगा, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वैसे ही। ठीक है, तो हम यहाँ पे रख देते और मोर देन हाफ ले लेते। एक आर्क यहाँ ड्रॉ करो, एक आर्क यहाँ ड्रॉ करो। ठीक है, उसके हिसाब से फिर पी के साथ भी वैसा ही करो। तो पी से पॉइंट ले लो, ओके, और यहाँ पे ले लो। अब दोनों को मिला दो। ठीक है, तो दोनों को हम यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं। ओके, एग्जैक्टली इंटरसेक्ट होना चाहिए। ठीक है, मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए इसमें। तो इसको हम एम नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे, एम। अब बेटा वही कि एम जो बाइसेक्टर आया तो उससे रिलेटेड हम क्या कर देंगे, एम को सेंटर ले लेंगे, एमओ या एमपी को रेडियस ले लेंगे और वहां पे सर्कल क्रिएट कर देंगे। तो एम को मैंने रेडियस ले, एमओ को रेडियस ले लिया। अब चाहो तो एमपी को भी ले सकते हो, बात एक ही है क्योंकि वो बाइसेक्टर है। तो देखो ये आ गया करेक्टली। तो यहाँ से ये ज्वाइन हो गया। ठीक है, अब ये जहाँ जहाँ यहाँ पे इनको यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है उनको यहाँ पे नाम दे दो और यहाँ पे इनको ज्वाइन कर देते हैं। और यहाँ पे भी इनको इंटरसेक्ट कर दो। ठीक है, अब हम यहाँ पे नाम दे देंगे नोटेशन। चलो अब तक के स्टेप्स देख लेते, फिर बाकी के सारे स्टेप्स जो मैंने पी के साथ किया ना वही हम क्यू के साथ करने वाले, और कुछ भी नहीं। तो देखो यहाँ पे हम लोग स्टेप्स देख लेते। स्टेप्स में क्या क्या था कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, हमने ड्रॉ कर दिया बेटा। ड्रॉ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, तो हमने और उसे एक्सटेंड किया कहाँ तक, पी एंड क्यू मार्क दिए वहां पे। ठीक है, फ्रॉम द 7 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, हमने डायमीटर ड्रॉ किया और उसको कहाँ तक किया, सेंटर से 7 सेंटीमीटर तक हमने एक्सटेंड किया। उसके बाद हमने ओपी को बाइसेक्ट किया और उसको हमने क्या नाम दिया, एम मिड पॉइंट नाम दिया। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में टेकिंग एम एज अ सेंटर एंड एमओ एज अ रेडियस एंड ड्रॉ अ सर्कल। तो बेटा ये 4 स्टेप तो है ना, पहले ही क्वेश्चन में हम आ चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में, तो ये उसी के हिसाब से आप प्रैक्टिस कर लो। तो देखो ये आपको ज्यादा चीजें याद नहीं रखनी है अगर आपने पहला क्वेश्चन ठीक से किया तो ये 4 पॉइंट हो गए। अब जो 5th पॉइंट है कि वहां इंटरसेक्ट है उनको हम क्या नाम दे, तो उन्हें हम नाम देंगे ए और बी। उसे हम क्या नाम दे देंगे, ए और बी नाम दे देंगे यहाँ पे। तो ये जो पी ए और पी बी आए वो क्या है, हमारे रिक्वायर्ड टेंजेंट्स है, वो हमें मांगे हुए हैं। अब बेटा यही चीज हम किसके साथ करेंगे, क्यू के साथ करेंगे। ठीक है, ओ और क्यू के साथ करेंगे। तो चलो कर लेते हैं। ठीक है, सेम प्रोसेस उसके साथ करेंगे। यहाँ पे एम नाम दिया, यहाँ पे एन नाम दे देंगे मिड पॉइंट पे। तो यहां से लेके हम मोर देन हाफ लेंगे डिस्टेंस। यहाँ पे कर्व बनाओ एक, ओके। और यहाँ पे अगर ज़्यादा बन गया तो बाद में रफ भी कर सकते हो, पर थोड़ा लेंदी रखो तो अच्छा है ताकि अगर कट ना करना पड़े। ठीक है, ओके। तो देखो ये आ गया। अब उन दोनों को हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो हम इन दोनों को अब क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, तो ये होगी लाइन। ओके, इसे हम क्या नाम दे देंगे, एन नाम दे देंगे, ये जो भी है। अब जैसे हमने ओ एम को रेडियस लिया था, हम किसको लेंगे, ओ एन को रेडियस ले लेंगे। ठीक है, या तो फिर ओ क्यू को ले लो, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट से हम यहाँ पे सर्कल बनाएंगे, ये जो ओ था वहीं से। देखो यहाँ पे एग्जैक्ट सर्कल बन जाएगा। ओके, तो बस वही चीज की ना हमने यहाँ पे, जो यहाँ इंटरसेक्ट होते वहां पे नाम दे दो। इसको हम सी नाम दे देते और इसको हम क्या नाम दे देते, बी नाम दे देते। ठीक है, तो सी और डी हो गए। अब हमें क्या करना है बेटा, वही चीज जो यहाँ पे हमने पी ए ज्वाइन किया, पी बी ज्वाइन किया, यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्यू सी ज्वाइन करेंगे और क्यू डी ज्वाइन करेंगे। ले लो स्केल और ज्वाइन कर लो उसे वहां से। तो यहाँ से हम एग्जैक्टली क्यू डी ज्वाइन करेंगे और क्या करेंगे, क्यू सी ज्वाइन करेंगे। ओके, तो ये हो गए हमारे आज जो हमें मांगा था वो। तो देखो ये क्यू ए क्यू सी
सॉरी क्यू सी क्यू डी एंड पी ए पी बी आर रिक्वायर्ड टेंजेंट। अब बेटा वापस से स्टेप्स देख लेते हैं हम लोग। स्टेप्स क्या बचा है, बस पी एन पी बी। एंड सिमिलरली हमें इसके लिए एक्स्ट्रा स्टेप नहीं लिखना है, ठीक है। हमें क्या करना है कि सिमिलरली वी ड्रॉ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट क्यू, क्यू सी एंड क्यू डी आर टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट क्यू। बस इतना ही करना है, इसमें मेजर भी लेंथ करने को हमें नहीं कहा गया था, ठीक है। तो सिर्फ इतने ही स्टेप्स थे। अब हम जस्टिफिकेशन देख लेते हैं। तो बेटा जस्टिफिकेशन में अभी फिर से प्रीवियस क्वेश्चन याद करो, आप जस्टिफिकेशन में क्या करते थे। तो जस्टिफिकेशन में बेटा हमें ये पॉइंट्स ज्वाइन करने पड़ते थे, तो हम वही करेंगे। यहाँ पे देखो हम ज्वाइन कर लेंगे ओ ए, ओ बी, ओ सी एंड ओ डी। इन सबको हम ज्वाइन कर लेते हैं जस्टिफिकेशन में। तो देखो ये जो सारे पॉइंट्स हैं इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। ये 90 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम किससे करेंगे, ओ बी से कर लेंगे, ओके। ये भी क्या हो जाएगा 90। और देखना जस्टिफिकेशन सबसे आसान है क्योंकि सब में सेम ही आ रहा है। उसके बाद ओ सी, सारे क्वेश्चन में ये जो सर्कल वाले टेंजेंट वाले उसमें एक ही तरह का जस्टिफिकेशन आ रहा है। उसके बाद ओ डी के साथ ड्रॉ कर देता है, ठीक है। तो देखो अब बेटा हो गया, बस इतना ही। इसको ज्वाइन कर दे। इसका आप डॉट डॉट वाली भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कुछ अलग दिखाना है यहाँ से तो आप डॉट डॉट वाली लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। अब देखो जस्टिफिकेशन में क्या है। तो देखो ज्वाइन हमने कर लिया, जस्ट अ सेकंड मैं आपको बैंड करके साथ में दिखाता हूं। तो देखो तो ज्वाइन ओ ए, ओ बी, ओ सी एंड ओ डी हमने सबको ज्वाइन कर लिया यहाँ पे। पी ए ओ, अब हम किसी एक एंगल को 90 प्रूव करेंगे। सिर्फ एक ही टेंजेंट को प्रूव करना है, बाकी के सारे सिमिलरली लिख देना है हमें, ठीक है। तो इसे अच्छे से देखना। पी ओ ए इज ए एंगल इन द सेमी सर्कल। वही पुरानी बात आके अटकी कि पी ओ ए है वो सेमी सर्कल में है एंगल, ठीक है। और वी नो दैट एवरी एंगल इन द सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। तो देखो वी नो दैट एंगल इन ए सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। तो पी ए ओ क्या हो जाएगा 90। तो बेटा पी ए ओ 90 हो गया और ओ ए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा पी ए। रिपीट हो रहा है, ओ ए परपेंडिकुलर पी ए। और ओ ए इज अ रेडियस ऑफ द सर्कल। ओ ए क्या है, रेडियस है। तो पी ए क्या बचेगा, पी ए हैज टू बी टेंजेंट ऑफ द सर्कल। फिनिश हो गया। सिमिलरली ये पी ए प्रूव किया ना, अब बाकी सारी सिमिलरली लिख दो। पी बी, फिर क्यू सी एंड क्यू डी, ये जितनी भी टेंजेंट बची पी ए के अलावा, सिमिलरली दे आर ऑल द टेंजेंट्स ऑफ दिस गिवन सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।